नमस्कार। राजनीति में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जिन बातों में होती है उसमें एक बात कैबिनेट के रिसफल की होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपनी सरकार में कब फेरबदल करेंगे, कौन मंत्री बना रहेगा और कौन हटेगा, ये सबसे ज़्यादा दिलचस्पी और चर्चा की चीज़ होती है। तो इन दिनों दिल्ली में इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में फेरबदल करेंगे। जब 2019 में वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से उन्होंने सिर्फ एक बार अपने मंत्रिमंडल में बदलाव किया है, और वो भी किया था 2 साल से ज़्यादा समय के इंतजार के बाद। मई 2019 में उनकी सरकार बनी थी और जो पहली फेरबदल हुई थी वो जुलाई 2021 में हुई थी, यानी कोई 1.25 साल के बाद जाकर के पहली फेरबदल हुई थी। और अब उसके 1.5 साल के बाद फिर एक बार चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार में फेरबदल करेंगे। सरकार में शामिल कुछ मंत्री बाहर हो सकते हैं, उनको संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, और संगठन में काम कर रहे कुछ नए लोगों को सरकार में शामिल किया जा सकता है, खासतौर से उन राज्यों के लोगों को जहां इस साल चुनाव होने हैं। इस साल 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और अगले साल लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के साथ 2 और राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो उसके पहले जो चुनाव है, मतलब लोकसभा के साथ जो 2 राज्य हैं और उसके पहले 2023 में जो 10 राज्य हैं, इन 12 राज्यों से कुछ नए चेहरे लाए जा सकते हैं सरकार में। इसके अलावा एक चर्चा ये भी है कि सरकार की जो सहयोगी पार्टी है या जो संभावित सहयोगी हैं, उनको भी इस बार सरकार में जगह मिल सकती है। तो अब आप सोचें कितनी बेचैनी होगी, कितना लोगों में जिज्ञासा होगी, और जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, उनको कितनी चिंता हो रही होगी, और जो लोग सरकार में शामिल होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इस बार मंत्री बन सकते हैं, उनके अंदर क्या बेचैनी होगी। इसको लेकर कई तरह की खबरें भी आई हैं। एक मंत्री बनने की इच्छा रखने वाले एक नेता के किसी ज्योतिष के पास जाने की खबर आई, तो एक मंत्री के भी कहां से अपने ज्योतिष पहाड़ से अपना ज्योतिष बुलाने की बात आई। तो इस तरह की खबरें जो टिटबिट्स के कॉलम होते हैं उसमें छप भी रहे हैं, और इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई है कि सरकार में फेरबदल हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि ये अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला आखिरी फेरबदल होगा, और इससे दिशा तय होगी चुनाव में बीजेपी की दशा तय करने के लिए, बीजेपी की बेहतरी के लिए ये फेरबदल किया जाएगा। प्रधानमंत्री उस हिसाब से फेरबदल करेंगे। जो ऐसे चेहरे हैं सरकार में जिनके बारे में ये फीडबैक है कि लोग उनसे उबे हुए हैं या जिनके कामकाज की अच्छी रिपोर्ट नहीं है, उनको हटाया जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि उनको संगठन में कोई जिम्मेदारी मिले। याद करें, जुलाई 2021 में जो मंत्री हटाए गए थे उनकी क्या दशा है। उनमें से किसी को भी कोई सांगठनिक पद नहीं मिला है, संगठन में किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, संतोष गंगवार हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, जयंत सिन्हा हो। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सरकार में मंत्री रहा, उसको हटाया गया और उसको कोई संगठन की जिम्मेदारी मिली। वे सब लोग इधर उधर अपना टाइम पास कर रहे हैं, एमपी हैं, लेकिन न संगठन में कोई जिम्मेदारी है, न सरकार की जिम्मेदारी है, और न कोई चुनावी जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। इस वजह से मंत्री ज्यादा आशंकित हैं। जिनके हटने की चर्चा हो रही है वो मंत्री इस वजह से भी ज्यादा आशंकित हैं कि सरकार से हटने के बाद क्या पता संगठन में भी कोई जिम्मेदारी न मिले। तो इसलिए यह बेचैनी है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है कि कौन हटेगा और कौन आएगा, या कब सरकार में फेरबदल होगी। जिस भी नेता से बात हो रही है या जिससे भी इस बारे में पूछा जा रहा है, उसका एक ही जवाब है कि सिर्फ एक व्यक्ति को पता है कि यह काम कब होगा, और वो व्यक्ति स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वही जानते हैं कि ये सरकार में फेरबदल कब होगी और किसको हटाया जाएगा और कौन नया मंत्री आएगा। यह सिर्फ एक व्यक्ति को पता है। लेकिन जो कयास है, जो अनुमान है, या जो अभी के आगे की जो टाइमलाइन है पॉलिटिक्स की और चुनाव की, उसके आधार पर जो विश्लेषण है, उससे एक निष्कर्ष निकलता है, या उससे एक ऑब्जेक्टिव अनुमान लगता है, एक वस्तुनिष्ठ अनुमान लगता है। इस समय क्या है कि अभी 16 या 17 जनवरी को 16 और 17 जनवरी को 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी। 14-15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होंगे, जो खरमास का 1 महीना, मलमास जिसको बोलते हैं, वो बीतेगा, मकर संक्रांति होगी, और उसके बाद 16 और 17 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जिसमें कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के बतौर अध्यक्ष उनके कार्यकाल का विस्तार होगा। उनको एक और कार्यकाल मिल सकता है, या लोकसभा चुनाव तक उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया जा सकता है। जो भी होगा, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला होगा।
और अगर जरूरी हुआ तो उसके पहले भाजपा का जो संसदीय बोर्ड है वो भी मिलेगा, जिसमें इस बात पर मुहर लगेगी। तो ये एक बड़ा काम है संगठन में। एक संगठन का काम ये पूरा होने के बाद माना जा रहा है कि सरकार में जो फेरबदल होनी है वो होगी। और उसके लिए भी टाइमलाइन ये है कि 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू होने वाला है। तो बजट सत्र के दौरान सरकार में, आमतौर पर किसी भी सत्र के दौरान सरकार में फेरबदल नहीं होती है। तो बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर के और 2 चरणों में अप्रैल तक चलना है। पहला चरण खत्म होने के बाद 1 महीने का अवकाश होगा, जब जिस समय सारी कमेटीज अपना बजट के प्रावधानों पर विचार करेंगी, और उसके बाद फिर मार्च में शुरू होगा, तो वो अप्रैल तक चलेगा। तो वो ये माना जा रहा है कि अप्रैल में लोकसभा का जब बजट सत्र चल रहा होगा संसद का, उस समय तक नहीं होगा। उसके बाद उस समय चुनाव शुरू हो जाएंगे। मई में कर्नाटक का चुनाव होना है और उसी समय जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो सकता है हो। तो उस समय चुनाव के 1 महीने पहले तो उसकी संभावना कम है कि इन 2 राज्यों को लेकर के, अगर इन 2 राज्यों में कैबिनेट रिसफल से सरकार कोई मैसेज देना चाहती है, बीजेपी कोई मैसेज देना चाहती है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो अब इस टाइमलाइन के बीच में जो समय है वो है कि 18 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी के बीच में कैबिनेट रिसफल हो। उसको भी कुछ लोग बहुत प्रिसाइज करके ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के पहले हो, यानी 18 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में कैबिनेट का रिसफल हो जाए, जो फेरबदल होनी है वो हो जाए। और तभी इसका फायदा कुछ है जब कर्नाटक के चुनाव में या जम्मू कश्मीर के चुनाव में या अप्रैल में या फरवरी में जो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में, वहां भी कोई इसका अगर कोई फायदा लेना चाहे सरकार तो वो मिले। और उसके बाद साल के अंत में जो चुनाव हैं वो तो हैं, उसमें तो इसका फायदा मिलेगा ही, या उसके हिसाब से ये होगा मंत्रिमंडल में ये फेरबदल, उसको ध्यान में रख के किया जाएगा। तो ये टाइमलाइन है एक। हालांकि ये कोई नहीं जानता है। और एक बात ये भी बीजेपी के मौजूदा निजाम के बारे में ये पक्के तौर पर कही जा सकती है कि जिस बात की चर्चा हो जाती है वो काम नहीं होता है। जिस बात की भी चर्चा हो जाए, अगर कैबिनेट की चर्चा हो रही है बहुत ज़्यादा, या किसी के नाम की चर्चा हो रही है हटाए जाने की, तो हो सकता है कि कैबिनेट का रिसफल ना हो। जिसको हटाए जाने की चर्चा हो सकता है वो ना हटाया जाए, जिसके आने की चर्चा हो सकता है वो ना आए। अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है। इसके बावजूद अभी जो दिल्ली की सबसे बड़ी चर्चा है और जिसमें पूरे देश के हर राज्य के लोगों की जिज्ञासा है वो ये है कि कैबिनेट का रिसफल होगा। तो ये एक टाइमलाइन है 16-17 जनवरी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के और 31 जनवरी को संसद का सत्र, बजट सत्र शुरू होने के पहले ये फेरबदल हो। अब इस फेरबदल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसको जगह मिलेगी या क्या क्राइटेरिया होगा किसी को मंत्री बनाने का या बाहर निकालने का। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है या जो सबसे पहली चर्चा है वो ये है कि भाजपा के जो सहयोगी हैं या जो संभावित सहयोगी हैं उनको जगह मिल सकती है सरकार में। वैसे सहयोगियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, ज़्यादातर सहयोगी साथ छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं या जो नए बन रहे हैं या नए बनने की संभावना है उनको जगह मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की नई सहयोगी पार्टी है शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट। बाला साहब यांची जो शिवसेना है उसके 12 शिवसेना से टूट करके और 12 सांसद उस गुट के साथ जुड़े हुए हैं लोकसभा के। तो उनमें से किसी को, एक को या 2 आदमी को 1.5 मंत्रालय उनको मिलने की चर्चा है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। तो वो उस काफी लोग 12 जो एमपी इधर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से अलग हैं और अभी शिंदे गुट के साथ हैं, तो उनकी वो इंतजार कर रहे हैं मंत्री बनने का, उनको मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसी तरह से बिहार में चिराग पासवान इन दिनों बीजेपी के नजदीक आए हैं और पिछले दिनों जो 2 बाई इलेक्शन हुए उसमें चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। तो चिराग पासवान के मंत्री बनने की चर्चा है। हालांकि अभी उन्हीं की पार्टी का जो दूसरा गुट है जिसका नेतृत्व उनके चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं, वो गुट सरकार में है और पशुपति पारस मंत्री हैं केंद्र सरकार में। तो उनको रखते हुए भी संभव है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाए। बीजेपी का जो बिहार में तालमेल खत्म हुआ है जेडीयू के साथ, उसके बाद से बीजेपी में बिहार को लेकर के बहुत ज्यादा बेचैनी है। और बिहार में उसकी चूंकि 17 सीटें हैं और पूरे एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, इसलिए बीजेपी वहां को लेकर के अपनी ज्यादा पोजीशनिंग में लगी हुई है, वहां को लेकर के उसकी योजनाएं बड़ी हैं। जनता दल के जो नेता थे आरसीपी सिंह, वो केंद्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ, अपनी पार्टी के नेता नीतीश कुमार के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी, और या नीतीश कुमार को यह लगा कि आरसीपी सिंह बीजेपी के ज्यादा करीब जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको राज्यसभा की टिकट नहीं दी। और इसका नतीजा यह हुआ कि राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही उनको वो मंत्री पद से भी हट गए, मंत्री नहीं रहे। तो उनका क्या होगा, यह भी एक बात है, सोचने वाली बात है। वैसे बीजेपी के लिए उनकी बड़ी उपयोगिता है।
लेकिन चूंकि बीजेपी अभी नीतीश कुमार से उम्मीद लगाए हुए है, इसलिए बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे नीतीश के साथ और ज़्यादा दूरी बढ़े या नीतीश भड़के। तो आरसीपी का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन चिराग पासवान की संभावना है। एक संभावना यह भी है कि अकाली दल को वापस बीजेपी के साथ एनडीए में लाया जाए और हरसिमरत कौर बादल फिर से मंत्री बने। पंजाब में सब आजमा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ा, इसके बावजूद भी विधानसभा में वो बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का भी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी मर्ज कर दी है, इसके बावजूद बीजेपी को उनसे कोई बहुत संभावना नहीं दिख रही है। और बीजेपी को पंजाब में न सिर्फ अपनी 3 लोकसभा सीटें बचानी है, बल्कि अपनी सीटें बढ़ानी भी है, और ये तभी संभव है जब अकाली दल साथ में लड़े। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि अकाली दल को भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। तो ये शिवसेना का शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग पासवान गुट और अकाली दल के 3 लोग ये सहयोगी हैं, जो सहयोगी हैं या हो सकते हैं, इनको सरकार में शामिल करने की चर्चा है। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों से लोग लिए जाएंगे। उसमें सबसे अहम चुनाव कर्नाटक का है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है जिसे बचानी है, और कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी को 28 में से 25 लोकसभा सीटें मिली थी, तो वो बचाने की चिंता है बीजेपी को। वो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, एक तरह का विंडफॉल गेन जिसको बोलते हैं, वो हुआ था बीजेपी को कर्नाटक में। तो उसको बचाए रखने के लिए ये जरूरी है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के मंत्रिमंडल में वहाँ का प्रतिनिधित्व बढ़े। तो वहाँ के नए चेहरे हैं, कई नाम की चर्चा है, नाम अभी कोई नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यह संभव है कि वहाँ से किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और वहाँ का प्रतिनिधित्व कर्नाटक का बढ़ाया जाए। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में साल के अंत में चुनाव है, वहाँ का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी चर्चा है। जम्मू कश्मीर को लेकर के बीजेपी की बड़ी योजना है। अगर वहाँ चुनाव होता है तो चुनाव बीजेपी इस तैयारी के साथ लड़ेगी कि कोई हिंदू मुख्यमंत्री बने, और इसके लिए उसने काफ़ी प्रयास अभी किए हैं। परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ी हैं, उन सीटों का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि थोड़े से प्रयास से बीजेपी को कामयाबी मिल सकती है। तो उसके हिसाब से ये स्थिति बन रही है कि वहाँ 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं, और उसमें से 7 सीटें कश्मीर घाटी में हैं। और पहली बार एक जो आरक्षित वनगुजर समाज होता है, आरक्षण जिसको एसटी में आरक्षण दिया गया है, उसके एक नेता को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा है। तो ये संभव है कि उनको मंत्री बना करके बीजेपी वहाँ एक बड़ा मैसेज देना चाहे। तो ये चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो और तेलंगाना, यहाँ का प्रतिनिधित्व सरकार में बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अभी कई नेताओं के पास, कई मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार है। कई मंत्री 2-2, 3-3 मंत्रालयों का कामकाज देख रहे हैं। उनका प्रभार कम होना है, और यह तब होगा जब नए मंत्री लाए जाएंगे और कुछ मंत्री हटाए जाएंगे। तो एक प्रभार कम करने के लिए कुछ मंत्री लाए जा सकते हैं। वैसे मंत्रिमंडल की जो संख्या हो सकती है उससे अधिकतम से बहुत थोड़ी सी सीटें खाली, कम ही सीटें खाली रखी गई हैं, लेकिन उसमें भर्ती कर नए मंत्री बना करके और इनका प्रभार कम किया जा सकता है। तो जिन मंत्रियों के पास ज़्यादा प्रभार है उसमें धर्मेंद्र प्रधान है, जिनके पास 2 मंत्रालय हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं और स्किल डेवलपमेंट का भी चार्ज है। इसी तरह से पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय हैं, वो कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, और उसके साथ साथ उनके पास 2 मंत्रालय, 2 प्रभार उनको अलग से मिला हुआ है पीयूष गोयल को। अश्वनी वैष्णव के पास 3 मंत्रालय हैं, वो रेलवे मंत्री भी हैं, और उसके साथ साथ आईटी और टेलीकम्युनिकेशन का प्रभार भी उनके पास है। स्मृति ईरानी के पास 2 मंत्रालय है, वो उनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और एक उनके पास पहले से मंत्रालय है। इसी तरह से भूपेंद्र यादव के पास 2 मंत्रालय हैं, प्रहलाद जोशी के पास 3 मंत्रालय हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 2 मंत्रालय हैं, उनको सिविल एविएशन है और स्टील का प्रभार उनको बाद में दिया गया। तो ये हरदीप पुरी के पास 2 मंत्रालय हैं, शहरी विकास भी है और पेट्रोलियम मंत्री भी हैं वो। तो ये इस तरह के जो मंत्री हैं इनका प्रभार कम किया जाना है। इसके अलावा ये भी चर्चा है, जो बीजेपी के जानकार सूत्रों से चर्चा है, वो ये है कि इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है सरकार में। यह भी कहा जा रहा है कि जो बहुत सक्षम 2-3 मंत्री हैं और अपेक्षाकृत युवा मंत्री हैं, जो दूसरी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी में, उनको सरकार से निकाल करके संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनको 10 राज्यों के चुनाव में भी और आगे लोकसभा के चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और ये इसमें राज्यसभा से आए सांसद, 2 ऐसे सांसद हैं जो राज्यसभा से आए हैं और बड़े सांसद हैं, जिनका पार्टी में भी कद बड़ा है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पर मंत्री बनाए जाने हैं या मंत्रिमंडल में फेरबदल होनी है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके नाम हमने बताए जहां से प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है, और कुछ लोग हटा करके संगठन में भेजे जा सकते हैं।
पार्टी में एक नेता, एक मंत्रियों का ऐसा तबका है जो काफी समय से मंत्री है, जो पिछली सरकार में भी मंत्री था, यानी 2014 में जो सरकार बनी थी उसमें भी मंत्री रहे थे लोग। तो ऐसे लोगों को ज्यादा चिंता है। और गुजरात में जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को बदल दिया गया और उसके बाद लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को हुई, उस प्रयोग को दोहराए जाने की जब चर्चा होती है तो ऐसे नेताओं की नींद उड़ जाती है जो 7 साल या 8 साल से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 2-4 जो बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, उनको छोड़ दिए जाएं, तो जितने भी पुराने मंत्री हैं जो 7 साल से या उससे ज्यादा समय से सरकार में हैं, उनको हटाया जा सकता है, उनकी जगह नए मंत्री लाए जा सकते हैं। तो अब आप सोचिए, जब इतनी बातें हैं, इतनी सारी दिलचस्प स्थितियां हैं, तो बाकी मंत्रियों पर क्या उनके मन में चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे, किस तरह की लॉबिंग हो रही होगी, किस तरह की प्लानिंग हो रही होगी, ये सब का पता चलेगा। अगले 2 हफ्ते का समय है। इस 2 हफ्ते के विंडो में अगर ये होता है तो होगा, और अन्यथा फिर वो टलता जाएगा मई के महीने तक। तो लेकिन ये सिर्फ एक आदमी को पता है कि वो क्या होगा और वो क्या करेंगे, उसके लिए सिर्फ इंतजार किया जा सकता है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।